हेलो। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं बिहेवियलिज़म के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिहेवियलिज़म का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ द टर्म, डेविड ईस्टन वाज द फर्स्ट टू डिफरेंशिएट बिहेवियलिज़म फ्रॉम बिहेवियरिज्म। तो जैसे कि जानते हैं कि बिहेवियलिज़म जो है वो डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया था। तो डेविड ईस्टन जो थे वो फर्स्ट ऐसे इंसान थे जो बिहेवियरलिज्म और बिहेवियरिज्म के बीच में डिफ्रेंसिएशन इन्होंने दिया था। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि बिहेवियरलिज्म अलग होता है और बिहेवियरिज्म अलग होते हैं। और वो भी डेविड ईस्टन ने बिहेवियरलिज्म के बारे में कब बतलाया था, वो 1950 में बतलाया था। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो आप अपने एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं, जिससे आपको आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। बिहेवियरिज्म इज़ द टर्म मोस्टली एसोसिएटेड विथ साइकोलॉजी। ये जो बिहेवियरिज्म का जो टर्म है ये मोस्टली यूज़ होता है साइकोलॉजी में, और जबकि बिहेवियरिज्म होता है ये पॉलिटिकल साइंस में। In the early 1940s, behavioralism itself was referred to as a behavioral science and later referred to as behaviorism. तो जैसे कि जानते हैं हम लोग 1940s में बिहेवियरिज्म जो था वो एक बिहेवियरल साइंस के तौर पे रिफ़र किया जाता था, और उसके बाद में इसे बिहेवियरिज्म बोला गया। However, Easton sought to differentiate between the two disciplines. ये दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स है, और डेविड ईस्टन ने इन दोनों के बारे में अभी हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि डिफ्रेंशिएट किया था। Behaviorism was not a clearly defined movement for those who were thought to be behavioralist. तो हम लोग को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बिहेवियरिज्म था ये एक मूवमेंट था, और जो इन मूवमेंट में काम करते थे या फिर जो लोग पार्टिसिपेट किए थे उन्हें बिहेवियरिस्ट बोला गया था। तो इनके कुछ डेफिनेशंस है जो आप 2-3 आपको जो भी इजी लगे आप वो लिख सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स में आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो पहले जो जो स्कॉलर थे वो हैं ड्यूराइट वाल्डो। तो इन्होंने क्या कहा, Behavioralism itself is unclear, calling it complicated and obscure. नेक्स्ट हम देखते हैं ईस्टर्न एग्रीड स्टेटिंग। अब ईस्टर्न क्या बोलते हैं, एक तो आपने देखा ड्यूट वाल्डो और एक दूसरा है ईस्टर्न। एवरी मैन पुट्स इट्स ओन इम्फेसिस एंड देयर बाई बिकम्स हीज डिफाइंड बिहेवियरिज्म आर फ्रूटफुलनेस। ये आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट इसे याद कर सकते हैं, ये रटने वाला ही पार्ट होता है। डेफिनेशंस ऑफ बिहेवियरिज्म फॉलो व्हाट बिहेवियरिस्ट वांटेड। तो बिहेवियरिज्म का जो भी डेफिनेशन है ये उसी पे डिपेंड किया, जो मतलब बिहेवियरिस्ट जो थे जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, तो वो लोग जिस तरीके से फॉलो किए उसी तरीके से बिहेवियरिस्ट जो फॉलो किए उसी तरीके से बिहेवियरिज्म का डेफिनेशन बनते गया। Moreover, since behaviorism is not a research tradition but a political movement, जैसे कि मैंने आपको अभी ये बताया कि एक मूवमेंट था। Behaviorism is an approach in political science that emerged in the 1930s in the United States. तो behaviorism जो था वो 1930s में इमर्ज हुआ था, और ये कहाँ पे इमर्ज हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इंट्रोडक्शन में ये सब आ सकते हैं। इट रिप्रेजेंट अ शार्प ब्रेक फ्रॉम प्रीवियस अप्रोच टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट प्रैक्टिकल पॉलिटिकल बिहेवियर। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये जो पॉइंट है व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म, ये मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, और आई एम श्योर कि अगर आप इसे अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। ये करीब 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं। तो इसे देखते हैं व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म को अगर एक्चुअली में बहुत ही ईजी तरीके से समझ पाए तो ये आखिर बिहेवियरिज्म होता क्या है। एन अप्रोच टू स्टडी द सब्जेक्ट इन साइंटिफिक वे। ये एक अप्रोच है जिससे हम लोग ये जो बिहेवियरिज्म इसको हम लोग साइंटिफिक वे में पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहेवियरिज्म पॉलिटिकल साइंस का है, बट बिहेवियरिज्म इसलिए आया था
कि ये एक अप्रोच था कि जिसको हम लोग बिहेवियरिज्म को एक साइंटिफिक वे में पढ़ सकें। फोकस ऑन द स्टडी ऑफ ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ये सिर्फ फोकस करता था जो हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, जो भी हम लोग का बिहेवियर जो हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं बस उसी पे फोकस करता था। यूज़ साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स, जैसे कि हम लोग बताया कि इसे साइंटिफिक मेथड्स साइंटिफिक मेथड के तरह से हमें एक अप्रोच था जिससे हम पढ़ सके, इसे स्टडी कर सके। तो उसी तरीके से इसके लिए हमें साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक की ज़रूरत होती थी। वैल्यू फ्री स्टडी, इसमें वैल्यू फ्री स्टडी होते थे, जैसे कि आप लोग जानते हैं वैल्यू फ्री स्टडी में जैसे कि इसे ट्रूथ फॉल्स ये सब से कोई मतलब नहीं होता था, ये वैल्यू पे बेस्ड नहीं रहते थे, ये सीधे पे ये साइंटिफिक वे पे रहते थे। यहाँ पे वैल्यू बेस्ड का कोई मतलब नहीं होता था। स्टडी ऑफ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस, अडॉप्ट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ही ये होता है कि बिहेवियरिज्म को हम लोग और भी सब्जेक्ट के साथ जोड़ के हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ व्हाट इज़ रैदर दैन व्हाट शुड बी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लाइन है। जैसे कि देख सकते हैं बिहेवियरिज्म जो था ये क्या है, ये एक स्टडी है कि व्हाट इज़ मतलब क्या है, ना कि व्हाट शुड बी यानी कि क्या होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बिहेवियरिज्म एज गिवन बाय डेविड ईस्टन। ये डेविड ईस्टन ने 8 बिहेवियरिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था, तो आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है रेगुलरिटीज़। द बिहेवियरिस्ट होल्ड द ओपिनियन दैट ह्यूमन बिहेवियर डिस्पाइट द डिफरेंसेस शो सम रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटीज़ in political behavior which can be generalized and formulated in a systematic theory। तो इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आता है वो है रेगुलरिटीज़, और इसमें ये बोला गया है कि जो बिहेवियरिस्ट थे उनका ओपिनियन था कि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो भले ही उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं लेकिन कुछ रिमार्केबल और यूनिफॉर्मिटीज़ मिलती है, और जिसको हम लोग सिस्टमाइज्ड थ्योरी में फॉर्मुलेट और जनरलाइज कर सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया गया था, वोटिंग बिहेवियर इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल इन दिस रेस्पेक्ट। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द voters belonging to a particular caste, social status and economic positions of a profession vote for the same individual or political party in successive election। जैसे कि देख सकते हैं इसमें ये बोलना चाह रहा है कि इसका जो रेगुलरिटीज़ का ये जो एग्जांपल इसमें दिया है कि जब भी आप वोटिंग वाले देखते हैं, वोटिंग सेक्शन पे तो देखिएगा कि जो सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं अधिकतर लोग उन्हीं से प्रेफरेंस करते हैं कि हम अपने ही कास्ट में वोट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ये लिख सकते हैं, सो फ्रॉम दिस जनरेशंस कैन बी मेड एंड द रेगुलरिटीज़ इन द पॉलिटिकल बिहेवियर कैन बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ से। वेरिफिकेशन, द बिहेवियरिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग एज ग्रांटेड लाइक द ट्रेडिशनलिस्ट। तो बिहेवियरिस्ट से जो पहले जो थे उन्हें ट्रेडिशनलिस्ट बोला गया था। तो जो ट्रेडिशनलिस्ट जो थे वो कुछ भी ले लेते थे और वो वैल्यू बेस्ड रहता था। अब जैसे कि हम लोग ने इससे पहले ही देख चुका है कि बिहेवियरिज्म में साइंटिफिक स्टडी को प्रीफरेंस दिया गया, ना कि वैल्यू बेस्ड को। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहेवियरिस्ट जो थे वो कुछ भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते थे जैसे कि ट्रेडिशनलिस्ट करते थे। दे डू नॉट बिलीव इन द एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल थ्योरी रादर दे वेरीफाई एंड टेस्ट एवरीथिंग। तो वो क्या करते थे कि कुछ भी चीज़ को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर लेते थे, वो पहले उसको वेरीफाई करते थे और पहले टेस्ट करते थे, उसके बाद ही वो एक्सेप्ट करते थे किसी चीज़ को। दे बिलीव इन एम्पेरिकल और साइंटिफिक रिजल्ट विच कैन बी अचीव्ड आफ्टर साइंटिफिक वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोले जा रहा है
कि जो भी चीज़ वो लोग एक्सेप्ट करते थे वो पहले उसे टेस्ट किया जाता था, वेरीफाई किया जाता था, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आता था, साइंटिफिक रिज़ल्ट, उसके बाद ही उसको अचीव किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स। द बिहेवियरिस्ट emphasizes द adoption ऑफ करेक्ट टेक्निक्स फॉर एक्वायरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द साइंटिफिक डाटा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो बिहेवियरिस्ट थे वो करेक्ट टेक्निक्स इस्तेमाल किया करते थे, जिससे हम लोग को उन लोगों को एक क्लियर डाटा मिल सके, साइंटिफिक डाटा। ओनली देन वैलिड, रियलेबल एंड कंपेरेबल डाटा कैन बी अचीव्ड, जिससे रियलेबल एंड कंपेरेबल डाटा और वैलिड डाटा अचीव किया जा सके। नेक्स्ट हमारा आता है क्वांटिफिकेशन। द बिहेवियरिस्ट कंटेंट दैट अ रिसर्चर कैनॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन पॉलिटिकल फेनोमेना नोर कैन ही सेफली प्रेडिक्ट अ पॉलिटिकल रिजल्ट फॉर द फ्यूचर विदाउट मेजरमेंट एंड क्वांटिफिकेशन। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है कि जो बिहेवियरिस्ट थे वो ये सोचते थे कि जो रिसर्चर है वो मतलब कि प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते कोई पॉलिटिकल फेनोमेना पे, ना ही नोर कैन ही सेफली प्रेडिक्ट अ पॉलिटिकल रिजल्ट को मतलब वो अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। दे फॉर द फ्यूचर विदाउट मेजरमेंट एंड बिना मेजरमेंट और क्वांटिफिकेशन के एक रिसर्चर पॉलिटिकल रिजल्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। तो हमारा अब नेक्स्ट आता है एक मिनट, हाँ, हमारा नेक्स्ट आता है वैल्यूज़। इट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियरिस्ट एंड द ट्रेडिशनलिस्ट ओवर द क्वेश्चन ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी। तो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वैल्यू फ्री स्टडी होता था बिहेवियरिज्म में, और इससे पहले जो थे ट्रेडिशनलिस्ट जो थे उसमें वैल्यू बेस्ड स्टडी हुआ करता था। तो इसमें ये भी वही बोला जा रहा है, ये ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है किसके बीच में, बिहेवियरिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट के बीच में। जैसे देख सकते हैं, ओवर द क्वेश्चन ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी वाइल द बिहेवियरिस्ट बिलीव इन वैल्यू लेड स्टडी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और फ्रीडम्स आर एक्सीलेंट वैल्यूज टू अपहोल्ड बट द ट्रूथ और फॉल्सिटी कैनॉट बी प्रूव्ड इन अ साइंटिफिक मैनर। तो जैसे कि देख सकते हैं, डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है या फिर फ्रीडम है, ये वैल्यूज़ है, इसमें बहुत सारे वैल्यूज़ अपहोल्ड करते हैं ये सारे टर्म्स, बट इसके जो ट्रूथ है या फॉल्सिटी है इसे हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते साइंटिफिक मैनर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है सिस्टमेटाइजेशन। ठीक है, तो सिस्टमेटाइजेशन में हो जाएगा, बिहेवियरिज्म बिलीव्स दैट रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस मस्ट बी सिस्टमैटिक, बाय विच दे मीन दैट इट मस्ट बी थ्योरी ओरिएंटेड एंड थ्योरी डायरेक्टेड। बिहेवियरिज्म जो थे वो बिलीव करते थे जो रिसर्च जो पॉलिटिकल साइंस में जो होते हैं वो या तो सिस्टमैटिक तरीके से हो, जिससे कि थ्योरी जो हो वो थ्योरी ओरिएंटेड एंड थ्योरी डायरेक्टेड तरीके से हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्योर साइंस। तो बिहेवियरिज्म के जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि बिहेवियरिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि वो है, बिहेवियरिज्म जो है एक प्योर साइंस है। बिहेवियरिस्ट बाय एंड लार्ज इंसिस्ट ऑन व्हाट दे कॉल प्योर साइंस अप्रोच। This means that whatever research they make, that should be applied in solving the problems of mankind. Behaviorists also make the research in the social problem. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो बिहेवियरिस्ट थे वो ये मानते थे कि कोई भी रिसर्च अगर हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ काम करे। ठीक है, तो यहाँ पे बिहेवियरिस्ट ऑल्सो मेक रिसर्च इन द सोशल प्रॉब्लम। तो ये एक रिसर्च किए थे जो सिर्फ ना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग करे बट सोशल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे। तो जो हमारा लास्ट एंड एट्थ जो आता है, एट्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जैसे कि आप वर्ड से ही समझते हैं, इंटीग्रेशन मतलब होता है ऐड करना या फिर मिक्स करना या फिर ज्वाइंट करना। तो क्या है इंटीग्रेशन? फाइनली द बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट सोशल एंड पॉलिटिकल फेनोमेना कैनॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन। तो क्या होता है, जो बिहेवियरिस्ट थे वो ये मानते थे कि जो
बिहेवियलिज्म जो है इसका जो सोशल और पॉलिटिकल फेनोमेना जो है वो आइसोलेशन मतलब अकेली नहीं, अकेला मतलब कि इसे सिर्फ हम लोग सिंगल तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, इसके साथ हमें और भी चीज़ को स्टडी करना होगा। देयरफॉर द बिहेवियरिस्ट बिलीव्ड इन इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड फॉर दिस पर्पज द political scientists have to study other social science like sociology, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एसेट्रा। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ये मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म, जिसमें 8 पॉइंट्स थे। तो वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि बिहेवियरिज्म को हम लोग आइसोलेट करके नहीं पढ़ सकते हैं, इसे अकेले नहीं पढ़ा जा सकता है। तो इसके साथ हमें और भी जो सब्जेक्ट्स है सोशल साइंस के उसे भी हमें पढ़ना होगा, जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एसेट्रा। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जो मैंने आपको पहले ही बताया था वही बात है। तो इतना भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये 4-5 पॉइंट्स है, ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। आप बस इसे पढ़ लेते हैं। अगर आप इसे और भी डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। और असल में तो पॉलिटिकल साइंस या फिर आर्ट्स के फील्ड में आप जितना लिखेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा। बट मैंने जितना नोट्स बनाया है मैंने अपने एग्ज़ाम में भी इतना ही लिखा था, तो आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियरिज्म क्या है, इम्पोर्टेंस इसका साइंटिफिक स्टडी है ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर, ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर का ये स्टडी करता है। वैल्यू फ्री स्टडी, डेवलप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंक्रीज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। बट इसके बाद एक अगर आप बनाना चाहेंगे, ये एक डायग्राम है और आपको डायग्राम के बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इजी है, आपको उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बाय डेविड ईस्टन के द्वारा ही दिया गया था। देख सकते हैं द पॉलिटिकल सिस्टम, इधर डिमांड्स एंड सपोर्ट है, डिसीजन एंड एक्शंस आउटपुट, और बाकी तरफ ये इन्वायरमेंट है। तो आप इसे बड़े से एक रफ डायग्राम टाइप से अगर भी बना देते हो तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। और आपको आगे कुछ और भी टॉपिक्स आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाएं। धन्यवाद।